हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो उसकी हमारी सेकेंड यूनिट जो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स थी वो हो गई आपकी कंप्लीट। तो आज आपकी न्यू यूनिट स्टार्ट होने वाली है जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैंने इस यूनिट को पहले क्या सोचा कि इसको स्टार्ट करा दूं, ठीक, क्योंकि जो आपकी 3 यूनिट्स बचेंगी ना उनमें आपके कम टॉपिक्स हैं, तो मैंने सोचा इसमें ज्यादा टॉपिक है तो इसको स्टार्ट करा देते हैं। तो यूनिट 6 आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, इसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी कि समावयवता के बारे में। अब देखिए, आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स समावयवी। समावयवी ऐसे कंपाउंड, ऐसे दो कंपाउंड जो कि क्या हो, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र और क्या हो, सेम हो, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर संरचना और उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, दोनों के डिफरेंट हो, तो ये कहलाते हैं आपके आइसोमर्स, एक दूसरे के समावयवी। जो मैंने आपको वो पढ़ाया था ना डाइपोल मोमेंट, तो उसमें भी थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र किया था। तो देखिए, जो आइसोमर्स से समझ आ गया कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो उनकी संरचना होगी और उनके फिजिकल, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड आपके कहलाते हैं आइसोमर, समावयवी एक दूसरे के। तो देखिए, जैसे हमारे पास है ये वाला एग्जांपल C2H6O। मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला का, अणुसूत्र का क्या मतलब होता है पता है आपको, या मैं एक बार आपको समझाऊं। देखिए, अणुसूत्र का मतलब है कि कितने एटम मोलिक्यूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी अणु में कितने परमाणु होंगे, ये हो गया, और उन कौन कौन से होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अणुसूत्र कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे हैं 3 परमाणु है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इनकी संख्या देखो, कार्बन है आपके पास 2, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया अणुसूत्र किसी मॉलिक्यूल का, ठीक, मॉलिक्यूल का, अणु का अणुसूत्र। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अणुसूत्र ये, तो अब हम अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाने लगे तो इसकी 2 स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, देखो 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे कैसे, जो अलग होंगी। देखो 2 कार्बन इस तरीके से जोड़ दो, 1 ऑक्सीजन, भाई हमारे पास 2 कार्बन है 1 ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हम, हाइड्रोजन को हम बाद में अरेंज करेंगे, पहले इनका देख लो। 2 सी लगा दिए हमने और 1 ऑक्सीजन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 1 सी इधर रख दे और O को रख दे बीच में, और दोनों सी कहाँ रख दे, टर्मिनल पर, किनारे पर। ऐसे हो सकती है एक स्ट्रक्चर, तो 2 स्ट्रक्चर ये हो सकती है ना इसकी। अब आप ऐसे कह सकते हो कि मैम ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे नहीं कर सकते हम, इसको इस तरीके से ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, और अगर ऐसे भी बनाओगे तो देखिए यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर कोई और एटम आके जुड़ जाए और ऐसे अगर आपने बना भी दी, तो बात तो वही है ना, ऑक्सीजन इस कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ही जुड़ा हुआ है, किनारे में। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये बन गई हमारी। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट करो भाई। देखो हाइड्रोजन को कैसे कंप्लीट करोगे, एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन ने, पहले इस कार्बन को देखेंगे हम, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है 4। संयोजकता का मतलब कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है किसी एटम के साथ, तो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक इसने बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ। अब हमें 3, अब क्या कर देगा ये, 3 हाइड्रोजन के साथ बन और बना लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। बेसिकली हम हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कार्बनिक यौगिक की। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है, इस कार्बन ने, इस वाले कार्बन को देखोगे, इसने एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना रखा है और एक कार्बन के साथ, तो अब इसको 2 बॉन्ड और बनाने, तो 2 हाइड्रोजन और अटैच हो जाएंगे हमारे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट। अब इस ऑक्सीजन की देखो, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। तो अब यहाँ पर इसने एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है इस हाइड्रोजन के साथ, अब एक हाइड्रोजन के साथ ये और बॉन्ड बना लेगा, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास 2 कार्बन थे, 2 कार्बन हो गए कंप्लीट। अब हाइड्रोजन को देखो आप, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 6, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है या नहीं है, ये चेक करेंगे हम। 3, 2, 5 और 1, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो C2H6 और एक ऑक्सीजन था तो O। ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इस वाले स्ट्रक्चर पर आ जाओ, इसमें भी ऐसी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाओगी, क्योंकि इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी देख रहे हो, कंप्लीट है ना, एक इसने इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इस वाले के साथ, हो गई इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब इस कार्बन पर आ जाओ, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है क्या, नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, हमें 3 बॉन्ड और बनाएगा, अब ये किसके साथ बनाएगा, वो अभी हाइड्रोजन के साथ। अब इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।
तो अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर जब आप देख रहे होंगे तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, यानी कि जो क्रिया में भाग लेने वाला समूह होगा, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, OH, ये हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसमें देख रहे हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, ऑक्सीजन, O है जो बीच में। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप है OH, इसका क्या मतलब है, ये क्या हुआ, एल्कोहल, इसमें फंक्शनल ग्रुप है O, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ आपका, ईथर। कौन सा, ईथर। भाई देखो एल्कोहल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ROH, ये होता है ना एल्कोहल का फॉर्मूला। एक एल्काइल ग्रुप, एक मतलब एक का मतलब कि एल्काइल ग्रुप, ठीक, एक का मतलब नहीं, यहाँ पे कोई भी एल्काइल आप रख सकते हो। अब ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है या नहीं, भी देखो 2 कार्बन और 3 और 2 5 हाइड्रोजन, C2H5, इथेन, इथेन क्या है, ये एल्काइल है। मिथाइल होता तब भी एल्काइल, भाई देखो CH3, इसे बोलते हैं मिथाइल। एक कार्बन वाले को, 2 कार्बन वाले को इथाइल, इस तरीके से। अब क्या हुआ, आपके पास ये है इथाइल है, अब इस इथाइल में OH जुड़ गया, यहाँ पर ये रहा ऑक्सीजन, तो ये कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस तरीके की दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये क्या हुआ आपका एल्कोहल। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया CH3, यहाँ पर बीच में O है, और एक एल्काइल ग्रुप ये, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको। तो ये क्या है आपका ईथर, ये वाला बन गया आपका एल्कोहल, ये वाला बन गया आपका ईथर। अब आइसोमर्स, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स कैसे, आइसोमर्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, अणुसूत्र क्या हो, सेम। जैसे अब यहाँ पर आप अणुसूत्र देखोगे इसका, तो देखो 2 कार्बन है C2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो C2H6 हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सेम। तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर, अब इसकी स्ट्रक्चर में देखो फंक्शनल ग्रुप OH है, इसकी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप O बीच में है, इस तरीके से क्या होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई तो अब क्या होगा, उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कैसे, देखिए जो होता है आपका एल्कोहल, एल्कोहल आपका शराब में यूज होता है ना, तो एल्कोहल कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे में पाया जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में, जो आपका होता है ईथर, इसका यूज किया जाता है गैसेस फॉर्म में, या इसको कह लो कि गैस फॉर्म में पाया जाएगा। तो दोनों की भौतिक गुण कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स। तो समझ आ गया आपको। अब चलिए इसकी थ्योरी समझिए। द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हो, अलग, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, आइसोमर्स, समावयवी। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इसी प्रोसेस को ये जो आइसोमर्स बने हैं, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म, समावयवता, जिसमें आइसोमर्स हमें दिखाई दे एक दूसरे के, कंपाउंड आइसोमर्स की तरह बिहेव करें। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिज्म। द टर्म आइसोमेरिज्म, ये जो समावयवता टर्म थी या वर्ड था, ये जो टर्म दी थी समावयवता की, ये किसने दी थी, सबसे पहले बर्जीलियस साइंटिस्ट ने। द टर्म आइसोमेरिज्म वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय बर्जीलियस। इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, समान। मीरोस का मतलब, ये जो मैरिज्म था ये मीरोस वर्ड से लिया गया है, और मीरोस का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र, जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो गया आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म जो है वो 2 तरीके की होगी, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब त्रिविम समावयवता। अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब होगी, जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे एक दूसरे के। कहने का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का होगा मतलब कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर हो वो कैसी हो, डिफरेंट हो। तो वो कैसे कहलाएगी, वो आइसोमेरिज्म आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों क्या हो, सेम, लेकिन स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट हो वो कैसा हो जाए, डिफरेंट, तो वो कहलाएगी आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये भी कई तरीके की पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है इसमें चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और लास्ट इसका एक स्पेशल केस होगा टोटोमेरिज्म, जो
मतलब कहने का मतलब, स्पेशल का मतलब कि कुछ ही कंपाउंड्स में पाई जाएगी, देखी जाएगी टोटोमेरिज्म, बाकी ये चारों सभी में देखी जाएगी। अब कैसे देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ही ये पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब होगी, जब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो एटम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो, परमाणु की स्ट्रक्चर देखने में हमें कैसी लगे, अलग लगे, तब उसमें क्या होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इनके ही हम पार्ट्स पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। तो इनमें सभी में क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट्स आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको थ्योरी के साथ। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता। द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो, समान हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन उनका जो संरचनात्मक सूत्र है वो कैसा हो, अलग हो, उनको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंडों को हम क्या बोल देंगे, संरचनात्मक समावयवी। एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, और इस प्रकार की समावयवता आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता। अब इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही ये जो सारी आइसोमेरिज्म है ना आपकी, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म, इन सभी के नाम से ही आपको पता चल जाएगा भी चेन आइसोमेरिज्म कब होगी, है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट। अब क्या होगा, ये आइसोमेरिज्म कब होगी, जब हमारे पास मान लो एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है, उसकी एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक संरचना है। अब उसकी संरचना में अगर हम चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, अगर उसमें क्या हो जाए, हम इस तरीके से कंपाउंड को, एटम को अरेंज कर दे कि अब उसमें जो श्रृंखला बन रही है, जो उसमें श्रृंखला में चेन बन रही है, उनमें कार्बन एटम की संख्या क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे आइसोमर्स आपके कहलाते हैं चेन आइसोमर्स। और ये जो समावयवता हुई, जिससे कार्बन परमाणु की जो संख्या थी चेन में, श्रृंखला में, वो चेंज हो गई, ये क्या कहलाई आपकी, चेन आइसोमेरिज्म। अब थ्योरी समझिए, फिर एग्जांपल से जब मैं आपको समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र कैसा होगा, समान होगा, बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, लेकिन जो मुख्य श्रृंखला होगी उसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या हो वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो, आर कॉल्ड एज ए आइसोमर्स, आपके क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। दिस फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। और ये जो घटना हुई, ये क्या कहलाएगी आपकी, चेन आइसोमेरिज्म। ये जो समावयवता थी आपकी क्या कहलाई, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। अब जैसे एग्जांपल है एल्केन। एल्केन का मतलब होता है कि जब कार्बन एटम के बीच क्या बने, सिंगल बॉन्ड, तब हम उसको बोल देते हैं एल्केन। और अगर कार्बन परमाणुओं के बीच क्या बने आपका, डबल बॉन्ड, तो वो कहलाते हैं एल्कीन। और अगर कार्बन परमाणु के बीच आपका बनता है ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक सिग्मा 2 पाई, तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक, तो अब ये क्या है हमारे पास, एल्केन। एल्केन में आ गया फर्स्ट मिथेन, ये हो गया मिथेन, क्योंकि एक कार्बन है, ये आपने यूपीएससी में नंबरिंग पढ़ी होगी, अगर एक कार्बन है तो मिथेन, मैथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 तो प्रोप, इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, एक कार्बन है तो मिथेन हो गया, ये 4 हाइड्रोजन है इसके पास। अब इसमें क्या है, एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन की क्या ही चेन होगी, कुछ भी नहीं, इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। चेन आइसोमेरिज्म करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट मैंने लिख भी दिया है स्टार लगाकर, चेन आइसोमेरिज्म हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कम से कम 4 कार्बन परमाणु हो किसी चेन में, तभी तो हम उनको अरेंज कर पाएंगे। कैसे, देखिए, अब जैसे हमारे पास है 2 C2H6 इथेन, अब इसमें 2 कार्बन है, तो ये आपके मेन चेन में 2 ही कार्बन रहेंगे। भाई चेन आइसोमेरिज्म कब होगी, जब हमें कार्बन चेन में परमाणु की संख्या क्या दिखाई दे, अलग दिखाई दे। मेन चेन में कार्बन परमाणु की जो संख्या है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो यहाँ पर 2 ही कार्बन है, इनका क्या ही अलग होगा, कुछ भी नहीं। अब आ जाओ प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन इसी तरीके से अरेंज होंगे। हम ये तो नहीं कर सकते कि इसको यहाँ लगा दे, मेन चेन में आपके 3 ही कार्बन इसमें रहेंगे मुख्य श्रृंखला में। अब आ जाओ चार्क में, जैसे हमारे पास है ब्यूटेन, C4H10, तो अभी H को छोड़ दो, आप पहले इन कार्बन को अरेंज, इस तरीके से ही हमें अरेंज करके देखना है, ठीक है, कि हम 4 कार्बन कैसे अरेंज करेंगे। अभी जब मैं आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी उसमें भी हाइड्रोजन को तो हम बाद में वैलेंसी जब कार्बन की पूरी करने के लिए लगा देंगे, ठीक, तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, 4 कार्बन देखो, अब 4 कार्बन है, उनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से सीधा सीधा एक लाइन में, मेन चेन में कितने कार्बन आ गए इस तरीके से आपके 4,
यहाँ पर कितने कार्बन आ गए, 4। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखो 3 की बना दो मेन चेन, ये कहलाती है आपकी मेन चेन, मुख्य श्रृंखला, और एक ऐसे जोड़ दो इस तरीके से ब्रांच में शाखा की फॉर्म में, इसमें नीचे लगा दो, ब्रांच में शाखा। 3 को हमने सीधी लाइन में जोड़ दिया और एक शाखा में नीचे ले लिया कार्बन। तो इस तरीके से मेन चेन में आपके कितने कार्बन हुए, 3। और कुछ बन सकता है इसका आइसोमर्स, देखो अगर ऐसे भी आप करने लगो और मान लो इस वाले कार्बन पे जोड़ दोगे, तब भी मेन चेन में तो आपके 3 ही कार्बन होंगे ना, तो आप इसके 2 ही बनेंगे आइसोमर्स, ठीक। तो इससे भी आपके सेम ही आएंगे। भाई मेन चेन देखनी है, मैं मेन चेन में कार्बन की संख्या घटानी है हमें, तो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इसको अरेंज करा 4 कार्बन को, तो पहले तो एक बार हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया इन्हें, 4 कार्बन आए मेन चेन में, फिर हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं जिससे क्या हुआ, 3 कार्बन आ गए मेन चेन में, 1 कार्बन आ गया आपकी शाखा में, ठीक। तो इस तरीके से ये 4 इसके 4 मेन चेन में थे, यहाँ पर 3 कार्बन है मेन चेन में, तो कार्बन परमाणु की संख्या में क्या आ गया, चेंज आ गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी 4 ही कार्बन होंगे, 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेन ही नाम होगा इसका भी, और इसका भी, इसमें भी 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4, इसका भी नाम क्या होगा, ब्यूटेन। तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला था वो तो सबका होगा सेम। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लो, CH3, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ CH2 और यहाँ पर भी CH3। तो 4 कार्बन थे, 4 कार्बन, H10 है हमारे पास, काउंट करो, 3 5 और 5 10 हो गए। तो C4H10 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र भी ये है। अब इसको भी देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ इस कार्बन पर 1 2 3, एक लगेगा यहाँ पर हाइड्रोजन, 4 यहाँ पर 3, और इस वाले कार्बन पे भी नीचे 3 हाइड्रोजन। अब इसके कार्बन के हाइड्रोजन देखो, पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन होने चाहिए हमारे पास 10, तो 10 है या नहीं, वो काउंट करेंगे हम, 3 4, 4 और 3 7, और 7 और 3 10, तो टोटल C4H10 बनाना इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला। तो दोनों का अणुसूत्र तो क्या है, सेम है, लेकिन जो इनकी मुख्य श्रृंखला थी, मुख्य चेन थी, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कैसी है, अलग। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाए, चेन आइसोमर्स। समझ आई ये बात। यहाँ पर हैशटैग स्टार करके मैंने पॉइंट भी लिख दिया है, फॉर चेन आइसोमेरिज्म कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 4 कार्बन एटम। चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए कंपाउंड में कम से कम 4 कार्बन परमाणु होना जरूरी है, ठीक है। तभी तो मेन चेन और शाखा में ले सकते हैं ना कंपाउंड, उसे कार्बन परमाणु को। अब 3 है तो 3 में से क्या हम मेन चेन बना लेंगे और किसको हम उसमें ले लेंगे, शाखा में। तो इस तरीके से ये आपका चेन आइसोमेरिज्म होती है। अब अगर चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद पेंटेन में बताती हूँ मैं आपको, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है पेंटेन, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 ये है। अब इसमें हम क्या कर दे, चेन आइसोमेरिज्म क्या कहती है कि मेन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या को क्या कर दो, चेंज कर दो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, या दिखे हमें मेन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या अगर हमें चेंज दिखे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी उसमें। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास ये था, हमें स्ट्रक्चर में भी चेंज करना है ना, तो हम मेन चेन अगर मान लो 5 की बना दी हमने, एक मेन चेन बन गई हमारी, इसमें 5 कार्बन है हमारी इस मेन चेन में। अगर हम क्या कर दें, 4 की बना दें, 4 को किसमें रख दें, मेन चेन में रख दें, और एक आप कैसे रख दो, ब्रांच में, तब मेन चेन में कमी आ गई ना कार्बन परमाणु की, यहाँ पर 4 हो गए। अब इसी तरीके से 3 की बना दो, 3 को तो मेन चेन में ले लो, एक को इस तरीके से यहाँ ब्रांच में ले लो, एक को ऐसे। कार्बन तो 5 ही है सभी में, देखो भाई कार्बन तो 5 ही होंगे, और जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो सभी में 12 आ जाएंगे। क्या हुआ, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो कार्बन परमाणु की संख्या है मेन चेन में वो क्या हो रही है, डिफरेंट। इसमें थी 5, इसमें 4, इसमें कितनी हो जाएगी, 3। तो मेन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, डिफरेंट। तो ये आइसोमेरिज्म आपकी क्या कहलाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और किसका टाइप है, ये स्ट्रक्चर का, ये हमने उसकी संरचना में ही तो परिवर्तन किया है ना, तो उसकी वजह से ये होगी आपकी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब देखिए, अब क्या हुआ, इसके लिए वर्ड यूज होता है एन-पेंटेन। क्या, एन-पेंटेन। इसके लिए नाम यूज होता है आइसोपेंटेन, इसके लिए न्यू पेंटेन। अब आप सोच रहे हो है तो ये सभी पेंटेन 5 ही कार्बन है, तो इनके लिए ये नाम कहां से आए, क्यों यूज किए ये नाम। अब देखिए, ये नाम यूज करते हैं हम कार्बन परमाणु की अरेंजमेंट के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, कि किसी श्रृंखला में, किसी चेन में कार्बन परमाणु किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर
कार्बन परमाणु आपके सारे कैसे एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए नाम यूज होता है एन, यानी कि नॉर्मल 5 है तो पेंटेन, अगर 4 होते तो एन ब्यूटेन। ठीक, अब अगर मान लो 4 कार्बन आपके कैसे है एक सीधी लाइन में, लेकिन एक कैसा है ब्रांच में है, तो उसके लिए नाम यूज होता है आइसो। और अगर 3 कार्बन आपके मेन चेन में हो और 2 आपके ब्रांच में हो, यानी कि 3 तो स्ट्रेट हो और 2 आपके शाखा में आ जाए, उसके लिए नाम यूज होता है नियोपेंटेन। ये हो गया। अब देखिए, अब ऐसे कह सकते हैं कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं, वो कौन से होते हैं, चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब देखिए आ गई आपकी सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का प्रकार है कि अगर हम क्या करें, जो कंपाउंड है हमारे पास उसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं या फिर डबल बॉन्ड हो, उसकी पोजीशन में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो ऐसी आइसोमेरिज्म आपकी क्या कहलाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ये जो आइसोमर्स एक दूसरे के होंगे ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम, लेकिन जो पोजीशन होगी क्रियात्मक समूह की या फिर किसकी, डबल बॉन्ड की, वो क्या होगी इनमें चेंज, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। और ये जो आइसोमेरिज्म होगी ये आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये था ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा इसके लिए, ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। अब इस ब्यूटेन में से अगर मान लो हम ये जो फर्स्ट कार्बन था, यहाँ पर 3 होगा, ये जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें, कितने, एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से, यानी कि 2 हाइड्रोजन निकाल दो। हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इन दोनों की वैलेंसी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब उसके लिए जब 2 हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो उसके लिए बन जाएगा इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। अगर मान लो 3 हाइड्रोजन निकालते तो इन दोनों के बीच क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन रहा है तो नाम 4 ही कार्बन रहेंगे तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए नाम यूज होता है इन, लास्ट में इन वर्ड यूज हो जाता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता बनता बीच में तो YN ये यूज होता है, ये IUPAC में बताया जाता है आपको। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों के भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक ऐसे, तो क्या बनी स्ट्रक्चर, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या बचा आपका CH2, CH डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच CH2। तो देखो 1 2 3 4 नाम तो 4 ही कार्बन है तो नाम तो हो जाएगा ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो ये क्या है ब्यूटीन। और अगर हम क्या करें भाई, हमने फर्स्ट और सेकंड से निकाला था यहाँ पर, अगर हम सेकंड और थर्ड से निकाल दें तो अब डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इन दोनों के बीच बन जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन अगर हम सेकंड और थर्ड से निकाल दें तो दूसरी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक CH, यहाँ पर भी CH, एक निकाला तो CH और CH, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए दोनों में 4 कार्बन है, दोनों ही क्या है, ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड भी है, दोनों ही क्या है, ब्यूटीन है। लेकिन ये जो ब्यूटीन है इसमें अब इनकी स्ट्रक्चर देखो, दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर कह लो, हाँ स्ट्रक्चर ही बोल दो, या फिर पोजीशन देख लो ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो पोजीशन आइसोमेरिज्म वर्ड यूज होगा, लेकिन स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट हो रही है ना। यहाँ पर देखो इसकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ था, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच, इसकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच है, लेकिन डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो देखा यहाँ पर ये, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है, दोनों में चेंज हो रही है, जिससे उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। अब देखिए जैसे हमारे पास है ये CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास प्रोपेन, अगर प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो उसका नाम हो जाता है प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, मान लो हमने हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई, वैलेंसी यहाँ पर CH2 आ जाएगा ना, तो अब क्या हुआ, इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी भाई, 2 और 1 3। अब यहाँ पर पोजीशन खाली हो जाएगी, यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप लाके जोड़ सकते हैं, मान लो Cl या फिर OH, तो ये पोजीशन खाली हो गई, यहाँ पर Cl आके मान लो हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, देखो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। अब मान लो ये था फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कार्बन पर क्या हुआ, Cl आके जुड़ गया। ठीक, अगर हम क्या करें, इस वाले कार्बन से निकाल दें हाइड्रोजन, तो अब यहाँ पर पोजीशन खाली हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH CH3 और यहाँ पर Cl। तो अब देखो यहाँ पर जो Cl था वो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ रहा था, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो Cl फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाए, पोजीशन आइसोमर्स। अब इनकी जो स्ट्रक्चर अब देख रहे हो, इसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी।
भाई पोजीशन चेंज कर दी तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स, और ये जो आइसोमेरिज्म ये हुई है ये क्या कहलाएगी आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो समझ आया आपको यहाँ तक का सभी को? तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के ये दोनों पार्ट कवर करेंगे, पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म। तो हमने वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी तीनों आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। आई होप आप सभी को यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।